हेलो स्टूडेंट। तो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि अब उसको बुलाने के लिए, मखना को बुलाने के लिए वहाँ पर सैनिक आता है और वो उसे ड्योढ़ी पर आने का न्योता देता है, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है क्योंकि उसकी माँ बीमार है। तो कह देता है कि मैं अभी नहीं जा पाऊँगा। इस बात की जब शिकायत वहाँ पर सबके बीच में की जाती है सैनिक के द्वारा, तब रामधनी जो वहाँ गांव के मुखिया थे वो अब अपना विचार, अपना प्रस्ताव सामने रखते हैं। अब हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो रामधनी गांव के वृद्ध थे, गांव के मुखिया भी थे। मुंशी जी ने उनकी बात मान ली। रामधनी अपनी लाठी टेकते हुए मखना के घर आए। बहुत समझाया, माँ ने भी कहा। खैर मखना राजी हो गया और ड्योढ़ी पर आया। रामधनी साथ थे। उन्होंने मखना को रास्ते में समझा दिया था कि तुम वहाँ कुछ नहीं बोलना, जो हुक्म हो चुपचाप मान लेना। मखना भी यह निश्चय करके आया था, किंतु यहाँ तो कुछ दूसरा ही होना था। मुंशी जी के सामने एक हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती, मांसल बाहों और भरे चेहरे को देखकर मुंशी जी को आनंद नहीं हुआ। जो एक धनी के लिए गुण है और गरीब के लिए घोर अपराध। कथन का आशय है कि किसी धनी व्यक्ति का बालक, नौयुवक यदि वो स्वस्थ है, हष्टपुष्ट है, तो उसको देख करके लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन वहीं पर यदि निर्धन व्यक्ति का कोई बालक हष्टपुष्ट और स्वस्थ सुंदर दिखाई दे तो उसको देखकर मात्र ईर्ष्या ही प्रकट होती है। अब आगे क्या हुआ कि मुंशी जी के सामने हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा था। उसे देखकर किसी को भी आनंद प्राप्त नहीं हुआ। अब कौन नहीं जानता कि जहाँ कहीं चोरी होती या डांके पड़ते, दरोगा जी आसपास के ऐसे नौजवानों को ही पहले पकड़ते हैं जो गरीब होकर भी हट्टे कट्टे होते हैं। मुंशी जी ने मखना को देखते ही समझ लिया कि यह जरूर बदमाश होगा। रुखाई से पूछा, क्या तुम्हारा नाम ही मखना है? मखना ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मुंशी जी बोले, बोलता क्यों नहीं, गूंगा है क्या? क्या सचमुच तूने कहा था कि मैं नहीं जाता? मखना ने स्वाभाविक स्वर में कह दिया कि जी हाँ, जी हाँ। मुंशी जी का क्रोध ज्वालामुखी की तरह एकाएक भड़क गया। बोलते गए, जी हाँ कहता है, बदमाश, क्यों कहा ऐसा? सरकार, माँ बीमार है, मैया बीमार है। अब तेरी बस। मुंशी जी ने एक ही सांस में कितनी ही गालियों की गोलियां दनादन बरसा दी। मुंशी जी बकते चले जा रहे थे। इधर मखना अबाक खड़ा था। वह सुनते सुनते ही सन्न हो गया। एक बार उसने रामधनी की ओर घूर कर देखा, मानो उसकी आंखें कह रही हों कि रामधनी चाचा, तुम ही आज मुझे बेइज्जत करवा रहे हो। फिर उसने अपनी प्रज्वलित आँखों से को मुंशी जी की ओर करके देखा। मुंशी जी, कह देता हूँ, गालियाँ मत बकिए। यह बात उसने कही नहीं थी, लेकिन आंखों में इतनी क्रूरता भरी थी। गुस्से में उन्होंने देखा, जैसे लग रहा था कि वो रोकने का प्रयास कर रहा है। गालियां मत बकिए। बकूंगा तो क्या होगा, बोल बोल तेरी। इतना कह के मखना ने के कानों ने सुना। उसकी माँ को न जाने क्या क्या गालियां दी जा रही थी। उसका हृदय छलनी हो गया। उसका गर्म मस्तिष्क से विचार शक्ति भाप बनकर उड़ सी गई। वह कहाँ है, ये क्या हो सकता है? आदि बातों को सोचने की बुद्धि उसमें न रह गई। वह पागल सा हो उठा। आगे क्या हुआ? बिजली सा कड़क कर बोला, गालियां रोकिए रोकिए, नहीं तो नहीं तो क्या होगा, बोल क्या होगा? यह कहते हुए स्वयं बाबू साहब कमरे से निकले और भीतर दालान के कमरे में थे। आंगन में मुंशी जी थे। मखना आंगन के नीचे खड़ा था। कमरे से निकलकर बाज की तरह मखना की ओर झपटे। पैर में खड़ाऊं थी। आते ही उसे उतार कर उसके सिर पर तड़ातड़ मारने लगे। बाबू साहब का आना और मारना वो भी पलक मारते हुए देखा। मखना नहीं जानता था कि बाबू साहब भी बैठे सुन रहे हैं। शायद रामधनी वगैरह भी नहीं जानते थे। बाबू साहब को देखते ही वह भी स्तंभित हो गया। यहाँ तक कि 2-3 खड़ाऊं खोपड़ी पर पड़ने से वह अचल सा खड़ा था, किंतु जब सिर से लहू की बूंदें टप टप करके टपकने लगी तो उसके कपोल को भिगोती हुई जमीन पर गिरने लगी। बाबू साहब उसके निकट खड़े खड़ाऊं मार रहे थे। इस बार ज्यों ही उन्होंने खड़ाऊं उठाकर उसके सिर पर पटकनी चाहिए, वैसे ही उस प्रहार को रोकने की नीयत से उसने बाँह पकड़ ली। अब खड़ाऊं जब सिर तक नहीं पहुंची, किंतु इस प्रकार रोकने से जो प्रतिघात हुआ उसे बाबू साहब दुर्बल काय शीर्ण बाबू बर्दाश्त न कर सके। वह ढिल मिलाकर जमीन पर आ गिरे। बाबू साहब को गिरते देखकर मखना भौचक हो गया।
लपक कर उठना ही चाहता था कि सिपाही ने उनके सिर पर जबरदस्त लाठी जमा दी। फिर तो मारो 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 का तुमुल नाद होने लगा। 2-3 आदमी बाबू साहब को लेकर ओसारे पर बिठा आए, क्योंकि उन्हें चोट तो नहीं आई थी, सिर्फ कमजोरी के कारण जड़ा लुढ़क गए थे। बाकी लोग सिपाही, नौकर, अमले आदि मखना पर प्रहार करने लगे। लाठी, जूते, छड़ी सबका विपुल प्रयोग किया जा रहा। विपुल माने बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग हो रहा था। इतने में ही एक आदमी चिल्ला उठा, मर गया मर गया। रामधनी अलग खड़े, बगल में सब खड़े देख रहे थे। यह आवाज़ सुनते ही दौड़े और मखना के शरीर पर लेट गए। उनके लेटने की कहीं मर न गया हो, फिर तो कल ही दरोगा धावाद बोल देंगे। इस आशंका के कारण यह प्रयोगी प्रकरण जहाँ तहाँ रोक दिया गया। अब आगे क्या हुआ? मखना का छत विछत शरीर अविरल निर्जीव सा पड़ा था। उस जगह की जमीन खून से रंग गई है। खोपड़ी एक जगह से फट गई है, जिससे रक्त का अविरल प्रवाह चल रहा है। नाक और मुंह से भी खून निकल रहा था। जहाँ 1 मिनट पहले एक हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा था, अब वहाँ एक मात्र मांस का लोथड़ा सा पड़ा था। रामधनी कभी उसकी नाक दबाते तो कभी मुंह से पानी देने की चेष्टा करते। बाबू साहब तो अपने कमरे में पलंग पर जा लेटे हैं, जहाँ उन पर पंखा जला जा रहा है। किंतु मुंशी जी इस घटना के गुरुत्व को, कहीं मर गया तो पुलिस के द्वारा कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी, इस बात को समझकर वहां खड़े उसे होश में लाने के लिए नाना उपचार बता रहे हैं। जिन निर्दय हाथों ने निष्ठुर प्रहार किए थे, वे अप्रतिम उपचार में लगे हैं, शायद तड़पने का तमाशा देखने के लिए। यस बच्चों, अब हम लोग चलते हैं भाग नंबर 4 पर। देखिए आगे क्या कहानी में बताया जा रहा है कि 4 दिनों से समूचे गांव में धूम धड़ाका मचा हुआ है। बाबू साहब की बेटी के ब्याह की बारात आई है। ऐसी बारात इस इलाके में कभी नहीं आई। गांव के बुढ़े, जवान, बच्चे, स्त्रियां, लड़कियां सब बारात देखने में मग्न हैं। दूर दूर के गांवों के लोग दर्शक के रूप में आते जाते रहते हैं। खाने पीने की भरपूर व्यवस्था है। चिवड़ा दही की कौन बात। दिन रात गर्मा गर्म पूड़ियाँ कचौड़ियाँ उड़ाई जा रही हैं। नाना तरह की मिठाइयों की सुगंध से तमाशबीनों की नाक भरी रहती। खाने वालों की जीभ की हालत का क्या वर्णन किया जाए। बाबू साहब की उमंग का क्या कहना। मुंशी जी के पैर तो जमीन पर पड़ते ही नहीं। यदि बाबू साहब इस महाभारत के दुर्योधन थे तो मुंशी जी शकुनी। बाबू साहब के महल में संगीत की गंगा जमुना तरंगे ले रही थी। चारों ओर मस्ती और उन्माद उल्लास का समुद्र लहरा रहा था। किंतु गांव में एक ऐसा घर है जहां इस समय एक दूसरा ही समुद्र अपना तूफानी रूप दिखा रहा है। ना जाने यह किसकी भरी नाव डुबाएगा। मखना उस दिन मरा नहीं, किंतु जी गया घुल घुल कर मरने के लिए। जब कुछ उपचार के बाद उसे होश आया तो रामधनी उसे उठाकर उसके घर ले गए। निसंदेह चलते समय मुंशी जी ने चांदी के कुछ चमचमाते टुकड़े रामधनी के हाथ में रख दिए कि इसकी दवा दारू करना। किंतु रामधनी ने विनय पूर्वक उसे अस्वीकार कर दिया और कहा, सरकार अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं, जरूरत पड़ेगी तो ड्योढ़ी पर हाजिर हो जाऊंगा। वे अनुभवी थे, जानते थे कि रुपए उदारतावश नहीं दिए जा रहे हैं। किसी तरह पुलिस को खबर न लगे, इसके लिए उसे रिश्वत मिल रही है, घूस मिल रही है। बेटे की ये हालत देखकर माँ की हालत क्या हुई होगी, कल्पना कीजिए। पहले तो ये चीख उठी, किंतु तुरंत अपने जब्त कर वह बेटे की सेवा शुश्रूषा में लग गई। न मालूम उसकी बीमारी कहाँ चली गई। आपको याद होगा ना कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी। फिर बेटे की ये हालत देखकर वह अपनी बीमारी भूल गई। अब गांव के 2-4 नवयुवकों में थाने में खबर देने की चर्चा की, किंतु बूढ़ों ने डांट दिया। बूढ़े माने जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों ने डांट दिया कि बाबू साहब से मुकदमे में कौन जीतेगा, फिर मुकदमे के लिए रुपए भी तो चाहिए। इस दुस्संवाद को सुनकर मखना की पत्नी भी आ गई। दिनों दिन रात परिचर्या में लगी है। रामधनी भी वहीं पर बैठे रहते हैं। अब आगे क्या हुआ, कुछ लोगों ने अस्पताल में ले जाने की बात चलाई, किंतु जैसे ही इसकी खबर ड्योढ़ी पर पहुंची कि बाबू साहब ने खुद रामधनी को बुलाकर डांट दिया कि अस्पताल में जाने से भेद खुल जाने का डर था। मखना की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वह दिन रात कराहता रहता। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए पीड़ा घुलती गई, कराहना बढ़ता गया और उसके दिल कचोटते रह कर टीस उठती, मानो सैकड़ों सुइयां एक साथ चुभाई जा रही हैं।
बुखार बना रहता, वह प्रायः बेहोश ही रहता। तीनों प्राणी रोते, पत्नी रोती, माँ रोती और रामधनी चाचा रोते। आज मखना की हालत अच्छी देखी न गई, न वैसी कराह न छटपटी, थोड़ी चेतना के चिन्ह भी देखे गए। बुखार कुछ उतर गया था। रात को उसे नींद भी आई। भोर में ज्यों ही उसने आंखें खोली, माँ ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, बेटा जी अच्छा है ना? मखना ने सिर हिलाकर हाँ की सूचना दी। माँ जैसे निहाल हो गई। आनंद से उसकी आंखें चमकने लगीं, जिनके कोने पर पानी की कुछ बूंदें डबडबा आईं। फिर मखना ने कुछ बोलने का प्रयत्न किया, किंतु बोल न सका। बेचैनी की एक रेखा उसके ललाट पर खिंच आई। माँ उसको ताड़ गई। कुछ पूछना चाहती थी कि मखना ने इशारे से पानी पिला देने का भाव जताया। माँ ने अस्त व्यस्त होकर बहू से पानी लाने को कहा। बहू ने झटपट पीतल के कटोरे में औटा हुआ एक पानी हाथ में लाकर दे दिया। माँ ने सोए सोए ही पानी देना चाहा, किंतु मखना ने उठाकर पानी पिलाने का संकेत किया। अब क्या हुआ कि रामधनी बाहर गए थे। सास बहू ने मिलकर यत्न से उठाकर ज्यों ही उसके मुंह से कटोरा लगाया कि मखना को जोर से हिचकी आई। 1, 2 और 3, तीसरी हिचकी के साथ ही मुख से खून का लौंदा गिर गया। माँ सिसकियां भरती हुई बेटा कह रही थी। मखना की आंखें उलट गईं। वह लुढ़क कर उसकी गोद में जा गिर पड़ा। आज बाबू साहब की बेटी की बारात वापस जाने वाली है। रात से ही महफिल जमी है, जो भोर तक खत्म नहीं हुई। रंग गुलाल उड़ रहे हैं, गुलाब इत्र छिड़काव हो रहा है, पान इलायची खाए जा रहे हैं, हा हा ही हो रही है, नाच गाने का समा बंधा है, हंसी दिल लगी के फव्वारे छूट रहे हैं। समूचा गांव से उत्सव में तरंगियों में डुबकी लगा रहा है। इसी गांव में इसी समय एक घर में इसी बारात के चलते जो एक प्रलय दृश्य उपस्थित है, उसकी ओर कौन ध्यान दे। यह पाठ राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया था। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। इस कहानी को आप पुनः पढ़िएगा, समझिएगा और देखिएगा। थैंक यू एवरीवन।